पिछले वीडियो में हमने समझा था 1773 का द रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम जानेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तो करें शुरू। नमस्कार दोस्तों, 8 साल बाद 5 जुलाई 1781 इस बार ब्रिटेन के किंग थे जॉर्ज थर्ड और एक बार फिर से ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास किया। अमेंडिंग एक्ट शाब्दिक अर्थ होता है सुधार करना। इससे पिछले वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात किए थे, उसी में सुधार करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। जैसा कि हमने बात की थी कि उस एक्ट के इफेक्ट से सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश कर दी गई थी, पर उसकी कोई जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के बीच में टसल होने लग गई। 1777 में कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंप्लेंट फाइल की ब्रिटिश क्राउन को कि सुप्रीम कोर्ट के कारण हमें एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी कंप्लेंट को गहराई से जांचने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टॉचेट कमेटी बनाई ताकि ग्राउंड लेवल पे जाकर इसकी जांच की जा सके। टॉचेट कमेटी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपनी जांच कर रिपोर्ट सबमिट की, जिसके नींव पर तैयार किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पावर और जुरिस्डिक्शन को सेटल करना। मेनली इस एक्ट से कोर्ट की पावर्स में कटौती और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को रेस्ट्रिक्टेड किया गया। बैकग्राउंड तो हमने समझ ली, अब समझते हैं कि इस एक्ट में आखिर था क्या। पहला, गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी के सर्वेंट्स और उनके ऑफिशियल कैपेसिटी को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, यानी कि कंपनी के काम करने के तरीके में कोर्ट दखल नहीं दे सकती थी। दूसरा, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से मुक्त कर दिया गया। तीसरा, ये समझने से पहले आपको समझना होगा एक लीगल टर्म, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने किसी केस को लेकर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट में पहुंचता है और उस कोर्ट के डिसीजन से वो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है, तो इससे ऊपर यानी हाई कोर्ट जा सकता है। अगर वहां भी सेटिस्फैक्टरी डिसीजन नहीं मिला तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये जो तरीका है एक लेवल से ऊपर दूसरे लेवल को कोर्ट में अपील करने का, इसे ही एपिलिएट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और इस एक्ट से इसी एपिलिएट जुरिस्डिक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा अपनी केस लेकर। चौथा, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दे दिया कि प्रोविंशियल कोर्ट्स का रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करेंगे। पांचवा, कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को सिर्फ कैलकाटा के निवासियों तक ही सीमित कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा सिर्फ कैलकाटा के निवासी तक ही सीमित हो गया, पूरे ब्रिटिश इंडिया से हटकर। हिंदू को हिंदू लॉ और मुसलमानों पर मोहम्मदीन लॉ के अकॉर्डिंगली ट्रायल किया जाएगा। इस एक्ट के कारण पहली बार भारत में एग्जीक्यूटिव यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जुडिशियरी को सेपरेट किया गया, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र को डिफाइन करके। ये थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बैकग्राउंड, अब धीरे धीरे से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अधिकार भारत में बढ़ाने लग गई थी, तो अब जरूरी हो गया था कि भारत की सत्ता को गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ले, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहां ट्रेडिंग के पर्पज से गई थी। अब एक कमर्शियल कंपनी को सत्ता चलाने का क्या ही एक्सपीरियंस होगा। और इस एक्ट के इफेक्ट से भारत में एक नया कंसेप्ट आया, डुअल गवर्नमेंट, एक कंपनी और दूसरी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इन दोनों में फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी। अब जानते हैं कि इस एक्ट में आखिर था क्या। पहला, भारत में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया डबल गवर्नमेंट का, और यहाँ पर दो बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया का पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगी, और दूसरी बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल अफेयर्स और कंपनी की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करेगी। दूसरा, इस सिस्टम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीसरा, रेगुलेटिंग एक्ट के इफेक्ट से जो 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, उसकी संख्या 3 लोगों की कर दी गई, और उस 3 में से एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी के कमांडर इन चीफ होंगे। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि डिसीजन टाई होने का चांस को ठीक किया जा सके और गवर्नर जनरल के पास फाइनल से होगी किसी मैटर पर।
चौथा, सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो इंडिया और ब्रिटेन में है उसको डिस्क्लोज करेंगे ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर ही। अब देखते हैं इस एक्ट की शॉर्टकमिंग्स। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, इसका फिर से कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं डिफाइन की गई थी। ये दोनों बॉडी आपस में ही अधिकार क्षेत्र को लेकर अनक्लियर थी। गवर्नर जनरल जो कि एग्जीक्यूटिव हेड थे, यानी कि लेजिस्लेटिव जो रूल बनाते थे, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको इंडिया में एग्जीक्यूट करवाने का काम था गवर्नर जनरल का, और उनको दोनों गवर्नमेंट को सर्व करना पड़ता था, कंपनी को भी और ब्रिटिश क्राउन को भी, जिससे कि एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे आने वाले एक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।